हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए इस सेट का सेट नंबर आज 6 को हम लोग कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि सेट नंबर 5 तक आपको कवर करा दिया गया है, जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्ले लिस्ट का आपका लिंक डाला गया है, तो वहाँ से अगर आप लोग सारे क्लास को विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, इस क्लास के बाद आपको जो है बिहार एसआई का क्लास आपको अपलोड किया जाएगा। तो आप सभी लोग जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को जो है कंटिन्यू क्लास को जो है अटेम्प्ट लेते चलना है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांडिंग आपका हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर भी आपका बढ़ेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है पहले यहाँ पर क्या है कि हम लोग वॉल्यूम 2 का जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्लास आज जो है 6 आपका होगा, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को लगा लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए एक नंबर पे पूछा जा रहा है कि लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये लिली जो आपका है ये आपका फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे अशोक स्तंभ जो है ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जबकि ईगल की बात करें तो आपके स्पेन का राष्ट्रीय आपका चिन्ह है। और इसके अलावा कीवी की अगर हम बात करें तो आपके न्यूजीलैंड का आपका है, और समुद्र तट की अगर हम बात करें तो ये आपका डेनमार्क का है। इतने चीज़ों को याद रखेंगे जो आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे पक्षियों का जो स्वर्ग कहा जाता है ये केवला देवघना नेशनल पार्क को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ध्यान रखेंगे इस पार्क के बारे में आपसे पूछा जाता है कि केवला देव घना राष्ट्रीय नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। तो साथ ही याद रखेंगे ये राजस्थान के भरतपुर जिले में जो है स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, और देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में आपका स्थित है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आपसे लोग कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है 8 मई को। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 8 मई को मनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और देखिए आर्टिकल से जितने भी इंपोर्टेंट आपका प्रश्न आपका है ये सारा कुछ मैंने आपको पहले भी आपको कलेक्ट करके प्रोवाइड किया था। और साथ ही आप लोग देख पाएंगे कि आर्टिकल से आपका 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आर्टिकल का इस बार आपका वेटेज देखा गया है, और उसी बेसिस पर आपका सिलेबस भी आपका प्रिपेयर किया गया है, जिस बेसिस पर आपका जो है उसी बेसिस पर आपका जो है ये आपका जो बुक आपको जो कवर किया जा रहा है, तो उसी के बेसिस पर आपका किया गया है, जिसमें कि आर्टिकल के भी क्वेश्चन अच्छे खासा आपका इंक्लूड आपका किया गया है। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से रट जाना है। तो देखिएगा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका आर्टिकल जो है 263 आपका संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि डेट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जैसे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 8 मई को आपके मनाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जैसे कि अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका 31 आपके मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। वही विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये आपके मनाए जाते हैं 21 जून को आपके मनाए जाते हैं। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये 8 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें कि जो बिल बार दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष जो है आपके 26 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, 24 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है 24 आपका जो है अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण दिवस ये प्रत्येक वर्ष जो है ये आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 24 नवंबर को मनाया जाता है। तो और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपका लगातार पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके 1 दिसंबर को आपको मनाया जाता है। तो जितने भी आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन था आपका जो कि प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था, इन सभी को मैंने आपको एनालिसिस आपको करा दिया। चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो को रिपीट करके। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो देखिए कहा जा रहा है कि द वर्क इज नॉट इजी टू कहा जा रहा है फिनिश। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि काम समाप्त करना आसान नहीं है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की
अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पी.एन. भगवती, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, आपको हमारा पूछा है। देखिए 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 14 भाषाएं थी, लेकिन फिर क्या है कि जब आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तब क्या है कि कुछ भाषा को ऐड किया गया आपका, और इसके अलावा आपका जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में आपका, तब क्या है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया। फिर क्या है कि जब आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ, ये आपका 2003 में आपका हुआ था। इसके पहले मैंने इस साइड में आपको कवर भी कराया था कि जो आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका 2000 जो है आपका 3 में आपका हुआ था, जिसमें कि मैथिली, संथाली और आपका जो है आपका डोगरी और बोडो भाषा को जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि टोटल अगर देखा जाए तो अभी क्या है कि 22 भाषाएं जो आपका है ये आपका मूल संविधान में मूल संविधान में अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 14 भाषा ही आपका था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल कितना भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो आपके जो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। और पूछा जाता है कि भाषा का जो मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं का जो है आपका मतलब वर्णन ये किस जो है अनुसूची के अंतर्गत आपको वर्णित है, तो आपके 8वीं अनुसूची में आपका वर्णित है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो मौलिक अधिकार के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कि संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में बताना है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो फ्रेंड्स आपका स्थित है ये आपका है प्रशांत महासागर में, राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है आपका प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप प्रारंभ होता है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका उद्गम केंद्र कहलाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है कि भूकंप के तरंग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका पी, एस और एल और आपका बी हो जाएगा। तो टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। और पी का जो आपका वेग होता है ये 8 किलोमीटर आपका जो है प्रति आपका सेकंड होता है। वही एस की अगर हम बात करें तो एस का जो वेग होता है ये 4 किलोमीटर प्रति आपका सेकंड होता है। तो इन दोनों के बारे में याद रखेंगे। और इसके अलावा जो होता है आपका ये 4 प्रकार का होता है, पी, एस आपका एल और आपका भी होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए भूकंप का जो ग्राफ जो बनाया जाता है ये सिस्मोग्राफ कहलाता है, और भूकंप की तीव्रता को जो रीड किया जाता है ये आपका रिक्टर पैमाने पर रीड किया जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका स्थित है कहाँ पर है, तो ये आपके गुजरात में स्थित है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था 1905 में किया गया था, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो ये आपका 1905 में हुआ था। एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हुआ था 19 जुलाई, ध्यान रखेंगे ये आपका 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि नील आंदोलन कहाँ हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था बंगाल में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि नील जो आंदोलन आपका हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1800 जो है आपका 59 में आपका हुआ था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले आप लोग डेट याद रखेंगे, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। और ये जो आपका दिया गया था ये आपका दिया गया था 9 अगस्त को, ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का जो है नारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इतने फैक्ट को पहले कवर करेंगे। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है दिया गया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था, तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग ये किया गया था आपका 7 दिसंबर 1941 को किया गया था, राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि का रंग क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कहा जा रहा है कि ध्वज का
पृष्ठभूमि किस रंग का है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हल्का पीला रंग का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डी मार्गन नियम से ए यूनियन बी डैश का क्या होगा मान, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए प्रोबेबिलिटी में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए सेट यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको सेट दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है ए और जो है यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन यूनियन बी का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि दिए गए सेट यहाँ पर आपको दिया गया है ए, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कि 5, 10, 15, 20 आपको दिया गया और बी में आपको 10, 20, 30, 40 आपको दिया गया है। तो आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए जब भी कभी ए यूनियन बी से आपका रिलेटेड पूछा जाता है तो आपका होता क्या है कि जो दोनों में उपस्थित रहता है वो भी आपका आता है और जो दोनों में उपस्थित नहीं रहता है वो भी आपका आता है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि संख्या खाली आपका जो है रिपीट आपका ना हो। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ए आपका इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा और अगर ए और बी का अगर समुच्चय दिया रहता है तो आपका क्या होता है कि जो दोनों में आपका मिलता है वही आपका ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गोधूली, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि मीराबाई किस काल की कवियत्री है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपको हो जाएगा भक्ति काल का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सदाचार की कहा जा रहा है कि ताबीज के लेखक कौन है, और यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका फंसेगा। पुस्तक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको पूरा आपको क्लियर कर लेना है और जो भी आपका सेट पैटर्न पर आधारित आपका दिया गया है इन सभी को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। हरिशंकर आपका जो है परसाई हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है, तो हरिशंकर परसाई है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा UNDP, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महालनोबिस समिति का संबंध किससे है, तो महालनोबिस समिति का जो संबंध है ये आपके राष्ट्रीय आय से है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किनके द्वारा किया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे भेड़ की नस्ल जो होता है आपका ये सावादी जो होता है ये आपका भेड़ की नस्ल होता है, जबकि अगर सुरती की बात करें तो ये आपका जो है भैंस की आपका नस्ल होती है। ध्यान रखेंगे ये किसका होता है, तो आपका जो है भैंस का आपका होता है, जबकि यहाँ पर शाहवादी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है ये आपका भेड़ का होता है। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो साथ याद रखेंगे डायनामाइट में आपका मुख्य रूप से जो है नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखेंगे लार में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि मुख से निकलने वाले लार जो होता है ये किसका जो है पाचन करता है। तो देखिए टाइलिन एंजाइम जो होता है ये आपके मतलब टाइलिन एंजाइम या फिर माल्टेज एंजाइम आप बोल सकते हैं, और ये मुख्य रूप से जो है अस्टार्च का पाचन करता है, यानी कि जो अस्टार्च आपका होता है जिसे हम लोग मंड कहते हैं उसका मुख्य रूप से पाचन करता है। तो राइट आंसर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है आपका पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आपसे लोग इसमें आपका जो है पायरेक्स कांच का किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन के जो है प्रकाशिक सदृश है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका कॉम्पटन प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्य कहा जा रहा है कि कार्यकी में मदद करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस द्रव है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है ये किस प्रकार का द्रव है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका द्रव होता है टंकी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो आपका गैस होता है ये आपका द्रव के रूप में होता है, जो कि आपका LPG आपका कहलाता है, लिक्विड पेट्रोलियम आपका गैस कहलाता है। इसका मुख्य जो घटक होता है ये आपका जो है आपका प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कहा जा रहा है कि द वर्कमैन वेंट एंड कहा जा रहा है कि वाइल्ड द
थिंक दे डिड सो सिंस ही वाज द कहा जा रहा है कि किंग। तो देखिए कहा जा रहा है कि द एबव कहा जा रहा है कि एस्टांजा वाज टेकन फ्रॉम। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग। एक आपका जो है फ्रेश टाइप का क्वेश्चन आपका दिया गया है और इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि द टेल ऑफ आपका हो जाएगा कि मोलन सिटी। राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दे कहा जा रहा है यहाँ पर आपको देगा डिप्राइव्ड हिम टू कहा जा रहा है कि एवरीथिंग। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑफ का प्रयोग होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि ड्राइव के लिए कौन सा आपका जो है करेक्ट है और डेसिव के लिए कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग आपका हो जाएगा। तो देखिए जनरली इसका मतलब होता है धोखा देना या फिर ठगी करना और इसके लिए जो आपका करेक्ट आपका स्पेलिंग होता है ये आपका DECE आपका IVE आपका होता है। ध्यान रखेंगे जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दही में मुख्य रूप से अगर देखा जाता है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है ध्यान में आपको रखना है, सिर्फ आपको सुनते चलना है और माइंड में आपको फिट करना है। ऑलरेडी आप सभी लोगों को मैंने कराया हुआ है, सिर्फ आपको रिवीजन आपको करना है। देखिए आपका क्या होता है सिरका। अगर ये पूछा जाता है कि सिरका किस में पाया जाता है तो एसिटिक एसिड में आपका पाया जाता है। नींबू की अगर हम लोग बात करें तो नींबू आपका जो है नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं तो आपका जो है सिट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। वही अगर मेथेनोइक अम्ल की अगर बात करें या फिर अगर पूछा जाता है कि जो आपका डंक होता है डंक में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है तो मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि जो चींटी आपका होता है चींटी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या है कि आपका फॉर्मिक एसिड जो है पाए जाते हैं या फिर मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। टमाटर के अंतर्गत जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा के अंतर्गत आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और इमली या अंगूर की बात करें तो इसमें आपका टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और सेब में आपका जो है मेथिक आपका या फिर मेलिक अम्ल जो है आपके पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हमेशा जो है रेटिना पर बनता है जो कि वास्तविक और उल्टा बनता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो देखिए आपका H2 आपका O होता है। अब बताएंगे हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन के अणु का जो अनुपात होता है ये आपका कितना होता है। तो देखने से आपको पता चल गया होगा ये आपका कितना होता है 2:1 आपका 1 होता है। क्यों कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बारे में बताना है तो हाइड्रोजन का पहले हो जाएगा और ऑक्सीजन का आपका बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए मेनार्की जो होता है ये लड़कियों में मानसिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना ये कहलाता है मेनार्की। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको इसको आपको सिंपली आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम लेकर के आप लोग सॉल्व करेंगे या फिर आपको क्या करना है इन सभी का आपको सबसे पहले अलग अलग आपको क्या करना है हरों का परिमेयकरण आपको कर देना है। तो कंजुगेट से आप जब गुना करेंगे इसको तो ये आपका क्या हो जाएगा अलग अलग का जो है ये आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। पुनः आपको जो है एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेना है। डेफिनेटली हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है आपका। राइट आंसर जो इसका निकल करके आपका आएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 0, चूंकि ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे 0.37 पर रैंकिंग प्लस आपका 8.56 पर आपको रैंकिंग दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है रैंकिंग वाला क्वेश्चन में देखिए जनरली क्या किया जाता है इसका रूल आपका ये होता है जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका 0.37 आपको दिया गया है। यहाँ पर देख पाएंगे 0.37 आपको दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जितना पर आपको जो है रैंकिंग दिया गया उसको ऊपर लिखेंगे। अच्छा रैंकिंग कितना पर है तो 2 अंक पर है तो 99 आपको जो है नीचे लिखना है, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कितना आपको दिया गया है तो देख पाएंगे 8 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस करना है। उसके बाद देखिए आपका कितना दिया गया 56 आपको दिया गया और रैंकिंग कितना पर आपका है 2 अंक पर, तो 2 नीचे जो है आप लोग 9 को लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, सिंपली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका देखिए जो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा ये आपका 8.93 पर आपका रैंकिंग आ जाएगा, चूंकि फ्रैक्शन के रूप में आएगा। और पुनः जब आप डिवाइड करेंगे तो संख्या का जब रिपीटेशन 9393 का रिपीटेशन होने लगता है और इन्हीं कारण से क्या है कि 93 पर आपको जो है रैंकिंग आपको यूज करना है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में कहा जा रहा है कि कौन ABC और कौन ACB के अंतःकोण समद्विभाजक है, एक दूसरे को O पर मिलते हैं यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री तथा कोण BAC का मान क्या होगा,
ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है, आपको जैसा कि देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ABC एक क्या है, तो आपका ट्रायंगल है। सिंपली आपको कॉपी पर आपको सबसे पहले बनाना है और प्रश्न में आपको देखिए कहा जा रहा है कि वो जो है ये क्या कहा जा रहा है कि अंतःकोण जो है समद्विभाजक है। यानी कहने का मतलब है, कहा जा रहा है कि कोण बी और कोण जो सी है ये क्या है, तो समद्विभाजक है और इसका जो सेंटर आपको वो दिया गया। यानी कहने का मतलब ये दोनों आपका समद्विभाजक हो जाएगा और यहाँ पर आपका एंगल आपका बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका वो हो जाएगा सेंटर आपका। उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोण BOC बराबर कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है। यानी कि BOC ये वाला जो दिया है कोण आपका, ये आपके 110 डिग्री आपको दिया गया। उसके बाद कहा जाए कि कोण BAC का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रही है। ये वाला कोण आपको निकालना है। जब भी कभी इस प्रकार से दिया जाए तो इसका सिंपली आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि 90 प्लस कोण A बाय आपका 2 होता है। इसको नोट डाउन आप लोग कर लेना, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस कोण A/2। तो यहाँ पर आपका देखिए कोण A आपको कितना दिया गया है, तो कोण A की अगर हम बात करें तो कोण A आपका जो है कुछ भी आपको नहीं दिया गया है। और यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, तो देखिए कोण जो आपका होता है 110 को आपको जो है बराबर में आपको लेकर के चलना है, 110 को बराबर में लेकर के चलना है, क्योंकि कोण O बराबर ही आपका फॉर्मूला होता है। और कोण A बटे आपका कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, कोण A का आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगा और इसको आपको जो है सॉल्व करना है। इसका जो राइट आंसर आपको निकल करके आएगा, कोण आपका जो है 40 डिग्री आपका आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका A करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स, तो साथ याद रखेंगे पायरेक्स जो होता है ये गर्म करने पर भी अधिक जो है प्रसारित नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका निहित होता है ये थायरॉक्सिन में होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एंटीबॉडीज जो आपका होता है ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिपिडिक में होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक की ग्रेसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है, तो म्यूकोसा में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका गॉबलेट कोसा पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नया क्वेश्चन आपका कुछ आपका ऐड हुआ है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, तो जो भी नया क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है तो यहाँ पर आप सभी लोगों को जो है ध्यान में रखना है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो आपका निर्भर करता है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या है कि 49 और 50 क्वेश्चन जो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको सिंपली क्या करना है, 49-50 को इस पैसेज को आपको रीड करके बनाना है। मैं आपको आंसर करा दे रहा हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इस पैसेज को आपको जो है रीड आपको कर लेना है। इसका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा 49 की अगर हम बात करें तो 49 का देख लीजिए यहाँ पर आपको पैसेज कहाँ से कहाँ तक आपको दिया गया है। तो ये रहा आपका पैसेज आपका, जिसमें कि आपको जो है 49 और आपको जो है 50 आपको बनाना है। तो केयरफुली आप जो है पैसेज को रीड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना और चाहो तो इसका रीड कर सकते हैं आप लोग, इसको रीड कर लेना है। उसके बाद देखिए हम सीधा आपको जो है क्वेश्चन आपको कराता हूँ। इसका देखिए 49 का जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये इसके लिए आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा और 50 के लिए भी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव किस राज्य में विकसित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो साथ याद रखेंगे ये किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया GI टैग। तो देखिए देखा जाए तो मध्य प्रदेश दिया गया है, आपको कहा जा रहा है कि बहुसिली पेंटिंग। तो देखिए मध्य प्रदेश आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि बहुसिली पेंटिंग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके क्षेत्र में ने जो है GI टैग आपका नहीं मिला है। देखिए बहुसिली पेंटिंग में अगर देखा जाए तो ये आपके जम्मू कश्मीर को जो है GI टैग मिला है, ये आपका पर गलत हो जाएगा। तो हमें गलत छटना था, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि बिहार को जो है चावल में मिला है, मरचा चावल में, हिमाचल प्रदेश को कंगड़ा चाय में मिला है, छत्तीसगढ़ को जो है नागरी यानी कि इसको भी चावल में मिला है, चावल का ये आपका नाम है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ याद रखेंगे ये अभी रिसेंटली जो है कर्नाटक में बनी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, इसमें आपका होता है H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है कि जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है।
तो ये कहलाता है आपका विखंडन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसका एकमात्र कंडीशन आपका होगा छत से टकरा जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि जब लिफ्ट की रस्सा टूट जाएगा और ये जो है वेग के साथ यानी कि त्वरण के साथ अगर नीचे गिरेगा तो वो छत में टकरा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि त्वरण आपका क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित रंगों का जरा कि निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए इसका होता है VIB जी और ध्यान रखेंगे VIB आपका हो जाएगा VIB और GOR होता है VIB जी और ये आपका हो जाता है VIB जी और हो जाता है यानी YO आपका VIB जी योर होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसको लिखना कैसे है, तो देखिए आपका VI आपका जो है B आपका हो जाएगा VIB और आपका G उसके बाद आपका YO आपका R होता है। ध्यान रखेंगे। या फिर आपको जो है ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बे जी नी आ पी आ ना ला, इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट आपका ऑप्शन इसका आ जाएगा यहाँ पर आपका पहला। अगर हम लोग बात करें तो आपका आ जाएगा बैगनी, ठीक है, बैगनी आ जाएगा क्योंकि पूछा जा रहा है कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो सबसे पहले हमें छोटा लिखना है, बैगनी आपका आ जाएगा, उसके बाद आपका जामुनी आ जाएगा और उसके बाद आपका जो है ये आपका पीला आ जाएगा, फिर आपका नारंगी आ जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किन धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 63 रुपये के बराबर होगा, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें अगर आपको ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्याज का यहाँ पर आपको दे दिया गया अंतर कितना दिया गया है, तो 63 दिया गया। लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि प्रति वर्ष और चक्रवृद्धि आपको ब्याज दिया गया, तो सिंपली आपका 63 बराबर आपका क्या हो जाएगा P × 1 प्लस आपका R बाय आपका जो यहाँ पर आपका 100 और टाइम भी यहाँ पर आपको देखिए 2 वर्ष आपको दिया गया है। R की जगह पर इसको पुट करेंगे, P का जो वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फिर देखिए डिफरेंस बराबर आपका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, तो PR² और बट्टे आपका जो 100 का आपका स्क्वायर आपका हो जाता है। तो जो भी फॉर्मूला आपको कंफर्टेबल लगे उस पर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। इस पर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर पहले जो मैंने आपको बताया उस पर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देखिए इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा ये आपका आ जाएगा ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है, तो इन समान घनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा है। तो सिंपली आपको आयतन निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए आयतन इसका क्या हो जाएगा LBH यानी कि 8 × आपका 4 × आपका 2 हो जाएगा और इसका देखिए आयतन आपका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो घन का आयतन होता है आपका 1 क्यू होता है। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका कट जाएगा, 4 दूना आपका कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न में हमारा देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको हमारा बताना है। तो अत्यंत में तो 3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपका अति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अद्भुत शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है ये आपका अद्वितीय होता है, मतलब उसके समान कोई दूसरा ना हो। इसके अलावा आपका जो अपूर्ण आपका होता है आश्चर्यजनक भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया भयानक ये आपका नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो ये आपका 10⁻⁻ आपका जो है 12 ग्राम होता है 1 पिको बराबर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें जो आपका पड़ता है ये आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका हो जाएगा, जो कि मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उसके धात्विक गुणों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, धात्विक गुणों के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा जो है धातु के गुण को कौन प्रदर्शित करेगा, ये आपको हमारा पूछा है। तो सबसे ज़्यादा आपका सोडियम आपका आ जाएगा, और सोडियम के अंतर्गत आगे अगर देखा जाए सोडियम के अलावे तो सेकंड नंबर पर जो आता है आपका
ये आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, क्लोरीन। राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि मेक द निगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शंस। तो कहा जा रहा है कि ही इज योर फ्रेंड, इसके लिए बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव आपको बनाना है। तो साथ ही यहाँ पर निगेटिव की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ही इज नॉट योर एनिमी, यानी कि वह आपका दुश्मन नहीं है, इसका मतलब वो आपका क्या है, तो दोस्त है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका टोटल बांटा गया है 180 भागों में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है। तो फास्फोरस जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल के नीचे डूबता है तो कहा जा रहा है कि उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो आपका हो जाएगा एक समान रहता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे। ये आपका टिहरी बांध हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में आपका स्थित है, जो कि भागीरथी एवं भिलंगना नदी के जो है संगम पर स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गुलाबी क्रांति जो है प्याज उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बार बार आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो गेहूं के क्षेत्र में जो है बढ़ावा मिला था, यदि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। वही श्वेत क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से आपका संबंधित होता है। नीली क्रांति के बारे में याद रखेंगे, ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित होता है। भूरी क्रांति जो होता है ये आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित होता है। रजत क्रांति जो होता है ये आपका अंडा उत्पादन से संबंधित होता है। पीली क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो पीली क्रांति जो होता है ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है। वही कृष्ण क्रांति की बात करें तो ये आपका जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित होता है। वही अगर लाल क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो लाल क्रांति जो होता है ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित होता है। और बादामी क्रांति जो होता है ये आपका मसाला उत्पादन से संबंधित होता है। एक होता है आपका सुनहरी क्रांति जो कि आपका फल उत्पादन से संबंधित होता है, और फलों के अध्ययन को हम लोग जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। इसके अलावा देखिए आपका होता है अमृत क्रांति, जो कि नदी का जो जोड़ों का परियोजनाएं होता है इसका अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है, अमृत क्रांति के नाम से, या जिसे जो है अमृत क्रांति ही नाम दिया जाता है। इसके अलावा देखिए स्वर्ण क्रांति होता है, बागवानी का अध्ययन जो आपका स्वर्ण क्रांति कहलाता है। और एक होता है आपका गुलाबी क्रांति, जिससे कि प्याज, झींगा, मछली उत्पादन, ये सभी आपके जो है गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आपका आता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि गुलाबी क्रांति आपका किससे संबंधित होगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्याज उत्पादन से, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे नई आर्थिक नीति जो घोषित किया गया है ये 24 जुलाई 1991 को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है, कहा जा रहा है कि भजन वैष्णव, कहा जा रहा है कि जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि हम्पी नगर किस दो नदियों की घाटी के बीच स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच जो है स्थित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा है, कहा जा रहा है कि चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने के मूल उद्देश्य क्या था, ये आपको हमारा पूछा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका आक्रमणकारियों से जो है रक्षा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो साथ ही याद रखेंगे टोटल जो है 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य है, 8 राज्य, तो आपका हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा है और क्या मिजोरम है। ये जो आपका 8 राज्य है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको याद रखना है कि जो कर्क रेखा ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के जो है ये गुजरती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित यामियोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामियोत्तर है, ये आपको हमारा पूछा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा भारत, चीन, यूएसए और आपका हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला मैं आप सभी लोगों को बताना है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथी ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल आपका जो है 75 के जो है 75 में आपका इसका वर्णन जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये आर्टिकल आपका 75 के अंतर्गत आपका वर्णित है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट देखिए अगर बात करें तो 75 के जो है 3 में आपका वर्णन किया गया है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। इसमें टोटल आपका 75 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक होती है, ये आपको हमारा पूछा है। तो सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, पूछा रहे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका जो कार्यकाल होता है साथियों ये 3 वर्ष का होता है। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया ऐड हुआ आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 3 वर्ष का होता है। और सबसे ज़्यादा आपको 5 साल लोकसभा राज्यसभा के बारे में 6 साल 5 साल करके आपको पूछा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना 3 वर्ष के लिए, तो थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर से एक बार रिपीट करना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आपके 3 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है कि टू गिव वेंट टू मीन्स, इसके लिए बताना है आप सभी लोगों का कि ये किन चीज़ों के मीनिंग को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका बता रहा है टू एक्सप्रेस, राइट आंसर आप जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा जा रहा है, आगे आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि लैटिन वर्ड कहा जा रहा है कि प्रीमा फेसी, इसके लिए बताना है आप सभी लोगों को इसका मीनिंग क्या होगा। प्रीमा फेस का मतलब क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा ए फर्स्ट साइट, राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि एपरेंट लॉजिकलिटी समटाइम्स, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि टर्न्स आउट टू बी ए, कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर आपको लिखा गया है फ्यूचराइस्टिक, कहा जा रहा है कि प्रोजेक्शन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आपका जो है कौन आपका मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे या फिर वर्ब बोलेंगे या एडवर्ब या फिर आपका एग्जेक्टिव होगा, ये आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका एडवर्ब के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित है और ये औरंगाबाद के जो है उधमपुर में है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एलोरा की गुफाएं ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा था। औरंगाबाद जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और एलोरा गुफाओं का जो निर्माण कराया गया था ये राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थल सेना की ऊपरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहे हो दोस्तों। ध्यान रखेंगे ये आपका उधमपुर में है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थूल। अगला क्वेश्चन है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक वर्ड आपका हो जाएगा ये या वार, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से अशुद्ध का चयन कीजिए। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से अशुद्ध का चयन करना है। और अशुद्ध जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका नारायण जो दिया गया है, नो में भी अब आपका जो है आकार आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, इसलिए राइट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता है, इस वाक्य में दोष क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अवंती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो खिलौने के कहा जा रहा है कि खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता 12% का लाभ और दूसरे पर कहा जा रहा है 4% की हानि होती है, तो दोनों खिलौने के बीच कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको प्रश्न में आपको कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 504 रुपये में एक खिलौने बेचे जाते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक खिलौने पर विक्रेता को जो है 12% का लाभ
और दूसरे पर क्या होता है तो 12% का जो है हानि हो जाता है। तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कितने में कहा जा रहा है कि इसका लाभ या फिर जो है हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि देखिए एक बार क्या है कि 504 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो कितना में बेचा जा रहा है 504 रुपया इसका जो है क्या है, एक खिलौने को जो इतना रुपये में बेचे जाते हैं। तो एक खिलौने पर उसे कितना का जो है हानि हो जा रहा है। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि इस पर जो हानि हो जा रहा है इस पर इनको जो है 12% का क्या हो जा रहा है हानि। तो इतना पर बेचा जा रहा है। तो इधर अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका अगर इधर मान लेते हैं कि अगर 100% इसका हो तो क्या है कि 12% के अगर देखिए यहाँ पर आपका मिस हो गया। इसको यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना है कि इसका आखिर एग्जैक्ट आपका क्रय मूल्य आपका क्या है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे कि 500 आपका 4 रुपया में अगर इसको बेचा जा रहा है तो देखिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है। तो यानी कि इसको कितना में बेचा रहा है, अगर मान लिया जाए कि क्रय मूल्य अगर हमारा कितना है 100 रुपया, देखिए परसेंटेज सॉरी इसको मैं जो है रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप लोग अदर मेथड से बनाते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, XY मान करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर मान लिया जाए कि अगर आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो यहाँ पर आपका क्या है कि 12% का लाभ हो रहा है। और 12% का लाभ कब हो रहा है, जब 504 रुपया में बेचा जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि वस्तु को 112 रुपया में बेचा जा रहा है, क्योंकि 12% का लाभ हो रहा है। किसी भी वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य कितना माने हैं 100। अगर 100 में किसी भी चीज़ को अगर आप परचेज करते हो तो अगर 12% का लाभ हो रहा है इसका मतलब वस्तु को आप जो है 112 रुपया में बेच रहे हैं। इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो 100 से आप लोग गुना करेंगे, इसका निकल जाएगा आपका क्रय मूल्य। यहाँ से आपका क्रय मूल्य आपका निकल गया, एक क्रय मूल्य आपका निकल गया। अब दूसरा में देखिए कहा जा रहा है कि यही वस्तु को एक बार जब बेचा जाता है तो कितना का आपका जो हानि हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि 4% का हानि हो रहा है। तो जब 4% का हानि हो रहा है तो कितना पर बेचने के बाद हो रहा है, तो 504 रुपया में अगर बेचा जा रहा है तो 4% का हानि हो जा रहा है, यानी वस्तु को बेचा जा रहा है 96 रुपया में। इसका क्रय मूल्य आप लोग निकाल लेना, यहाँ से 100 से गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य को हम लोग कितना माने 100 माने। अब दोनों का आपका यहाँ पर क्या है, तो दोनों का यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, तो एक का आपका निकल जाएगा क्या लाभ निकल जाएगा और दूसरा का आपका क्या निकल जाएगा हानि निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ आपका लाभ निकलेगा, कुछ आपका हानि निकलेगा। मान लिया जाए कि लाभ अगर आपका 10 है और हानि मान लिया जाए कि आपका 5 आ रहा है, तो कितना का आपका फिर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर 5, चूंकि लाभ जो है आपका 10 हुआ और 5 अगर आपका हानि हो गया तो फिर भी आप कितना में जो है प्रॉफिट कितना का आपका हो रहा है, तो 5 आपका क्या है तो प्रॉफिट हो रहा है। और इसी को परसेंटेज में आपको निकाल लेना, ये आपका फ्रैक्शन के रूप में आपका आ जाएगा। तो इतना आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके जो आएगा इसका एग्जैक्ट आपका 3.5 बटे आपका 13 आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए जब भी कभी A² के रूप में वृद्धि होता है तो हमेशा हम लोग AB फॉर्मूला का यूज करते हैं, मतलब 10 प्लस आपका 10 प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 10 गुना आपका 10 और बटे आपका कितना हो जाएगा 100। 10 से आपका डबल 10 से आपका 10 कट जाएगा, 10 10 20 और कटने के बाद यहाँ पर आपका ना कुछ तो 1 बचता है, तो 10 10 20 1 कितना हो जाएगा 21% आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 मैचों में रनों का औसत 35 है। कहा जा रहा है कि तदनुसार यदि पहले 10 मैचों का औसत कहा जा रहा है कि 45 हो तो अंतिम 5 का औसत क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपली क्या करना है आपको 15 और गुना आपको क्या कर देना है यहाँ पर आपको 35 और इसमें से आपको माइनस करना है 45 गुना आपका 10, यानी कि 10 और गुना आपका कितना हो जाएगा 45। इसको माइनस कर लेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसका देखिए जो एक्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आएगा ये आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ से डूबे वन का संबंध है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाढ़ से डूबे वन का संबंध किससे है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके लिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अनूप से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आपसे लोग, बाढ़ से डूबे वन का संबंध किससे है, तो आपका अनूप से है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी क्वेश्चन आपका इस शीट में आपको दिया गया था फाइनली मैंने आपको कंप्लीट आपको बेहतरीन तरीके से रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या किसी प्रकार का आपको जो है संदेह या किसी प्रकार का जो है कुछ पूछना हो तो आप हम कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।